Very good morning to all of you. And as Prashant said, this is a very qualified team. Through a very strenuous examination, you have come to this position. So welcome to Lucknow Metro Rail Corporation. We still call it Lucknow Metro many times, although we are now UP Metro Rail Corporation. But habits don't go back so easily. Sometimes it happens. But आप जहाँ भी लखनऊ मेट्रो बोलूँ आप समझ जाइएगा ये उत्तर प्रदेश मेट्रो, जहाँ उत्तर प्रदेश मेट्रो बोलूँ तो वो लखनऊ मेट्रो को भी समझ लीजिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग यहाँ इम्पार्ट करते हैं प्रशांत दुबे जो आपके प्रिंसिपल भी हैं और डीजीएम भी हैं, अलॉन्ग विद जनरल मैनेजर ऑपरेशन एंड इन द गाइडेंस ऑफ डायरेक्टर ऑपरेशन, ऑल द टीम एक्सपर्ट्स हियर. Very good technical team training is imparted to you. One thing I would like to mention that जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो आपको बैकग्राउंड में हेल्प कर रहा है. Railway as an engineering is never taught in any of the disciplines in any engineering college, whether it is a diploma or graduation or whether it is a master's. So basically this training is very important for you because now you have got a background of your subjects, but how it is to be actually applied to the Indian Railways or the railway technology or the metro technology, that you have to understand, that you have to learn. वो बिल्कुल नया सब्जेक्ट होगा आपके लिए, तो आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए. ये मत सोचिए कि हमको जो आता है वो हमें एनफ है, वो नहीं है. आपने कभी भी लोकोमोटिव या ट्रेन या EMU या सिग्नलिंग या टेलीकम्युनिकेशन या बैलास्टलेस ट्रैक ये सब कभी नहीं पढ़ा है सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल और सिग्नलिंग में, प्लस ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन. दिस आर हाईली वेरी स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल्स जो एप्लीकेबल टू रेलवेज हैं. रेलवेज भी नहीं कहना चाहिए, एप्लीकेबल टू मेट्रोज है. रेलवे में ये सब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अभी नहीं है एंड दीज आर वेरी स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज. सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न. यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है. सो यू आर कम्प्लीटली आउट ऑफ दैट फियर कि अब ना मुझे फर्स्ट स्टैंड करना है, सेकेंड स्टैंड करना है, पास होना है, फेल होना है, वो सब कुछ नहीं. हम कोई एग्जामिनेशन नहीं लेते इसलिए ट्रेनिंग के बाद, बिकॉज यू आर ऑलरेडी कम थ्रू ए वेरी टफ एग्जामिनेशन. तो अब हमें आपको और दोबारा नहीं इवेलुएट करना है, अब हमें आपको सिर्फ ट्रेनिंग देनी है. जब उन सारे फियर्स से हम बाहर हैं कि अब हमें कोई नहीं इवेलुएट करेगा, तब शायद हमारी परफॉर्मेंस शुड बी द बेस्ट. तो अब आप जो है इसको पूर्णतया ग्रैस्प करने की कोशिश करिए, और क्योंकि कोई फियर नहीं है, कोई एग्जामिनेशन नहीं है, तो पूर्णतया जुट जाइए उसमें सीखने में, सिर्फ अपने आप को एवेल्यूएट स्ट्रेंथन करने के लिए कि मुझे अब ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, मुझे अब ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए. कोई भी इंडस्ट्री होती है उसकी बड़ी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है. अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी जाते तो वो भी बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री होती है, उससे रिलेटेड चीज़ें आप करते हैं. वो आपने फिर भी कुछ पढ़ी होंगी, लेकिन जो रेलवे है वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट है. जस्ट टू बी क्लियर विद यू कि जो मेट्रो की टेक्नोलॉजीज है वो तो रेलवे में भी नहीं है. तो व्हेन वी टॉक टू रेलवे पीपल देन दे आर आल्सो नॉट अवेयर ये क्या है. तो आप फॉरगेट अबाउट आप जो बिल्कुल फ्रेश हैं, रेलवे वाले तो फिर भी रेलवे से आए हैं. तो आपको ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसको सीखें जोर से, हल्के नहीं, बहुत जोर से. हमारे पास बहुत टाइम नहीं है. आप ही लोगों में से CTOs हैं, सब नए अभी रिक्रूट हुए हैं. जो प्रेजेंट गवर्नमेंट्स टारगेट है वो कानपुर मेट्रो विल स्टार्ट रेवेन्यू ऑपरेशन टुवर्ड्स एंड ऑफ दिसंबर. 15 नवंबर के आसपास हम ट्रायल शुरू करेंगे. तो कितने महीने हैं? हार्डली 5 मंथ्स. तो यू हैव गॉट ओनली 5 मंथ्स टू ग्रास्प एवरीथिंग, प्रैक्टिस एवरीथिंग. सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको प्रैक्टिस भी करना है. एंड देयर आफ्टर बी इन द फील्ड स्ट्रेट अवे. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, हमारी जो ट्रेन है उसमें सिर्फ एक ही ट्रेन ऑपरेटर है. हमारे पास असिस्टेंट ड्राइवर नहीं है, हमारे पास गार्ड नहीं है. रेलवे की ट्रेन में 3 लोग होते हैं, आपकी ट्रेन में एक ही आदमी है. हमारे पूरे स्टेशन पे सिर्फ एक ही स्टेशन कंट्रोलर है. कोई सिविल का आदमी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल का आदमी नहीं है, कोई SNT का आदमी नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं. तो यू फील कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एकदम से आएंगे 5 महीने बाद. आपको ट्रेन भी हैंडल करनी है, आपको स्टेशन भी हैंडल करना है, स्टेशन के साथ साथ सारे पैसेंजर्स को हैंडल करना है. उसके लिए प्रिपेयर होना है इस ट्रेनिंग में. पैसेंजर हैंडलिंग पे हैं, कंपैशन पे हैं, कैसे लोग बात करनी है हमको,
क्योंकि अब हमारे साथ वो सब चीज़ें हैं। तो आप उन सब चीज़ों को सीखिए। इट्स अ वेरी गुड टाइम। 5 मंथ्स इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे मैं आपको 5 महीने के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने को तैयार हूँ, इस विश्वास के साथ कि 5 महीने में आप अपने आप को प्रिपेयर करके और एकदम सामने आ जाएंगे। अगर हम ये सोचें कि 6 साल लगेंगे हमको आने में, तो बहुत आउटडेटेड है। 6 साल में आपके नीचे 3 बैचेस और आ चुके होंगे, 4 बैचेस, वो सब आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो चुके होंगे। तो आपको अपनी स्मार्टनेस, अपनी एफिशिएंसी को प्रूव करना होगा। पूर्णतया उसके लिए तैयार होइए। ये पूरी ट्रेनिंग उसी से रिलेटेड है। मैं जब आपको बात करता हूं तो मैं आपको कभी भी टेक्निकल एस्पेक्ट पे नहीं बात करूंगा। मैं आपको हरदम उन चीज़ों के लिए बात करूंगा जो किसी आदमी के अच्छे होने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आदमी अच्छा होगा तब वो कंपनी अच्छी होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी। जो ऑर्गेनाइजेशंस अच्छी हैं हमारे देश में या संसार में, या जो देश अच्छे हैं, वो सब इसलिए हैं कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वो बहुत प्रॉपरली वर्क करते हैं, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। अदरवाइज कोई ऑर्गेनाइजेशन होता नहीं। इट इज़ अ मैन हु मेक एन ऑर्गेनाइजेशन, रेस्ट इज अ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो कोई भी सीख सकता है। तो आपको समझ में आता है कि इसका मतलब जो आदमी करता है वो मेहनत से उसको ग्रास्प कर लेता है। उसके लिए आपके साथ एडवांटेज ये है कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो आपको तो वो तो सिर्फ मैकेनिक बन पाया, आपको तो कहीं और जाना है, क्योंकि आपके पास वो बैकग्राउंड है बाय गॉड्स ग्रेस, और उनके पास नहीं थी, उसके पास तो वो इतना नहीं कर पाया। आपको बहुत ऊपर जाना है। इस चीज़ को समझिए, उस एसेट को अपने अंदर महसूस करिए कि मेरे पास ये ट्रेनिंग है, अब मैं बहुत कुछ जानता हूँ, अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा। उसने वहाँ से शुरू किया तो यहाँ पहुँचा, मैं यहाँ से शुरू करूँ कहीं और जाऊँगा। दैट शुड बी द फीलिंग। इसलिए आई ऑलवेज टॉक कि वो अच्छी चीज़ें क्या हैं जो किसी भी कंपनी के लिए होना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे जैसे अभी प्रशांत ने कहा, आपने देखिए कितने सारे लोग हैं, हम किसी के 50 रुपये गिरते हैं उनको भी वापस करते हैं, किसी के हज़ारों रुपए गिरते हैं उनको भी वापस करते हैं, किसी के गोल्ड ऑर्नामेंट्स गिरते हैं उसको भी वापस कर देते हैं। आपने कहाँ सुना ये? बट लखनऊ में तो उन्होंने पहले दिन से इंश्योर किया। हम इंजीनियर बन जाते हैं लेकिन हम अच्छे आदमी नहीं बनते, और हम अच्छे आदमी नहीं बनते इसलिए अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं क्रिएट कर पाते। इसलिए हमारे इतने सारे विभाग होते हैं, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, फिर लोग कहते हैं ये तो खराब है। बेसिक तो हमारी कहीं डेवलपमेंट में ही गलती है। हम शायद लोगों को ये बता ही नहीं पाए कि उनके लिए अच्छा होना कितना ज़रूरी है, कि अच्छाइयाँ वो क्या हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। सो टुडेज टॉपिक इज एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज़। ये है क्या? आपको लगेगा ये सब हाई फाई बातें, नहीं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं और आपको करनी ही होंगी अगर जीवन में ऊपर जाना है, चाहे इंडिविजुअली चाहे एज एन ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा जहाँ आप फील करेंगे कि हाँ ये लोग ऐसे ऊपर नहीं गए हैं। मॉरल वैल्यूज़ इन प्रोफेशन। प्रोफेशन को लाइफ से अलग मत करिए। जो आपकी लाइफ है, मैं आज वो टॉपिक नहीं बोल रहा हूँ, अदरवाइज आई ऑलवेज टेल द पीपल कि अब आपकी ज़िंदगी ही आपका प्रोफेशन है या प्रोफेशन ही आपकी ज़िंदगी है, इसके अलावा और हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अभी तक हम स्टूडेंट थे, पढ़ रहे थे, खेल रहे थे, घूम रहे थे, बहुत चीज़ें कर रहे थे, अब सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस है। तो एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज़ इन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ए की इंग्रेडिएंट फॉर अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं ना सक्सेस को डिफाइन करूँगा ना ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करूँगा, बट आप समझते हैं व्हाट इज़ सक्सेस, व्हाट इज़ इन बैक ऑफ योर माइंड व्हाट इज़ सक्सेस, वही आप समझ लीजिए, और वही ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ की इंग्रेडिएंट, मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी सक्सेसफुल। कितने लोग हैं जो पहले कहीं ना सर्विस करके आए विद सम एक्सपीरियंस, और कितने लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं? कितने लोग हैं जो एक्सपीरियंस के साथ हैं? जस्ट रेज योर हैंड। सो वेरी फ्यू। दैट इज़ वेरी गुड फॉर मी। ये नहीं है कि जो मैं हर चीज़ को पॉजिटिवली देखता हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। तो मुझे शायद यही पॉजिटिविटी लगती है कि जो बिना ट्रेंड है वही मेरे लिए शायद सेट है, क्योंकि एक ह्यूज क्राउड जो मेरे पास अनट्रेंड है उसको मैं अपने हिसाब से मोल्ड कर लूँगा, और जो लोग ट्रेंड हैं उनको हमें मोल्ड करना होगा, क्योंकि उनका कुछ बैकग्राउंड है, उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग है। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको तो आप जैसे चाहेंगे समझाएंगे, वो वैसे ही करेंगे। So that is a very positive thing for us as a team.
So this is what I was talking, ethics and moral values in organization, and which is a key ingredient for a successful organization. So work culture and organizational values. मैंने स्पेसिफाई नहीं किया व्हाट इज अ वर्क कल्चर, मैंने ये नहीं स्पेसिफाई किया व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू, बट मैं ये कह रहा हूँ कि यस, कहीं हमारे बैक ऑफ माइंड में है व्हाट इज अ वर्क कल्चर, व्हाट शुड बी द वर्क कल्चर, व्हाट शुड बी द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, कुछ तो होनी चाहिए। घर में हमारा जो जब हम फैमिली के साथ रहते हैं तो हम अपना कल्चर डिफाइन तो नहीं करते, लिखते तो नहीं, हम अपनी वैल्यूज़ को लिखते तो नहीं कि हम ऐसा करेंगे, सिर्फ सोचते हैं और उसी पे आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग। ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा नहीं है कि मेरा वर्क कल्चर क्या है, लेकिन उसके दिमाग में है उसका वर्क कल्चर क्या है। हमारी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ हमारे दिमाग में है, वो धीरे धीरे जब आप इस ट्रेनिंग का पार्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, लिखा कुछ नहीं है। So these are the prerequisites for a success. So what are those? Some of the things I have defined, like punctuality. You have to be punctual in every respect. Not only in your day-to-day meetings or delivery of work, in your life also. You have to get up in time. आपको अपनी चीज़ों को ठीक से करना है। किसी से अगर टाइम लिया है तो उस टाइम पे पहुंचना है, किसी को टाइम दिया है तो उस टाइम से उससे बात करनी है। This is very very important. कंडक्टिंग द टोटल वर्क तो इंपॉर्टेंट है ही पंक्चुअली। इन एनी केस, बिकॉज हम एक अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो हमें तो ट्रेन को पंक्चुअलिटी पे रन ही करना है। आई एम जस्ट डिफाइनिंग सम थिंग्स। इंटीग्रिटी, आई विल डिफाइन लेटर ऑन व्हाट इज इंटीग्रिटी। इट इज द हाईएस्ट प्रीमियम। यू शुड बी सिंसियर एंड ट्रूथफुल, दिस इज इंटीग्रिटी। आप सच बोलें और सिंसियर रहें अपने काम के प्रति, ये इंटीग्रिटी है। दिस इज द हाईएस्ट प्रीमियम। मैंने आपको बताया, आप नहीं भी पढ़े होंगे, एमटेक नहीं होंगे, तो भी आप कार के बड़े आसे मैकेनिक बन सकते हैं बहुत इजीली। ओनली इंटीग्रिटी इज हाई बिकॉज ही इज वेरी सिंसियर इन हिज वर्क। सो दिस इज वेरी फोरमोस्ट values which we have to incorporate. Professional competence, which I come here. आपको हम सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं रेलवे की, बिकॉज यू हैव टू बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। यू शुड नो व्हाट इज द वर्क एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आप कैसे उसे करेंगे, क्या आपसे एक्सपेक्टेड है, कैसे आप उस टीम को लीड करेंगे जो आपके साथ काम कर रही है, या आप उस टीम का पार्ट बनेंगे जो टीम काम कर रही है। वो तभी आएगी जब आपको अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होगी, जब आपको अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आएगा। अगर आप डाउटफुल रहेंगे तो आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं आएगी। एंड बिकॉज हम इंजीनियर्स हैं तो हमें तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चाहिए ही चाहिए। फिजिकल फिटनेस, इट इज सो नेसेसरी। यू हैव टू बी फिट। अगर हम ये सोचते कि नहीं हम ऐसे ही कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, तो नहीं होगा। फिजिकल फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जब यहां रहेंगे तो देखेंगे आप फिजिकल फिटनेस क्लासेस, योगा क्लासेस, सब कुछ चलेगा यहां, सिर्फ इसलिए कि लोग फिट रहें, मेंटली रूप से फिट हों। क्विक डिसीजन मेकिंग, दीज आर वैल्यूज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कुछ लिखी, ऐसी और भी बहुत सारी हो सकती है जो दिमाग में है। क्विक डिसीजन मेकिंग मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता हूँ, क्योंकि अगर आप डिसीजन जल्दी नहीं लेंगे तो हर चीज़ खसक जाती है। यहाँ तो मिनट्स घंटों की बात है, दिनों की तो बात ही नहीं है। So very quick decision making is very very important for organization to move forward. इस हेजिटेशन में कि हम 100% करेक्ट डिसीजन लेंगे, हम कुछ ना करें, ये तो कुछ नहीं है, ये तो खत्म हो जाएंगे। We have to be very prompt, very quick decision making, very high discipline and loyalty to the organization. You have to be very disciplined, very loyal to your organization. जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं उसके प्रति पूर्णतः समर्पित होना है मुझे। जैसे लाइक एन आर्मी मैन, वो ये नहीं देखता कि आराम किधर है, वो अपना काम करता है। वेरी हाई डिसिप्लिन एंड वेरी बिग लॉयल्टी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। उसको अपना देश कहीं दिखाई देता, हमें भी तो वही काम है। हम आर्मी मैन वहाँ हैं, हम आर्मी मैन यहाँ हैं। सिर्फ यही तो अंतर है कि वो बॉर्डर को सिक्योर कर रहे हैं, हम अपने कंट्री के अंदर के रिसोर्सेज को सिक्योर कर रहे हैं। बहुत डिफरेंस तो नहीं है। वेरी प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स।
आपके केस में बहुत ज़्यादा, क्योंकि कस्टमर कुछ अगर कह रहा है तो उसको सुनिए। I recently read an article where the people said कि you have to use it. कस्टमर सेटिस्फेक्शन के इंडेक्सेस हैं जो मैंने अभी पढ़े हैं, जो हमने अभी इम्प्लाई नहीं करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे। इंटरनेशनली ये सर्वेज किए जाते हैं, उनके बेसिस पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को जज किया जाता है। और उसमें एक सेटिस्फेक्शन इंडेक्सेस ये भी है कि कस्टमर आपके बारे में क्या सोचता है। अगर उसको ये विश्वास हो जाता है कि मैंने जो इनको बताया है ये इसको सॉल्व करेंगे, वंडरफुल थिंग, उसे कोई आपसे वही नहीं है, शिकायत ही नहीं है, सिर्फ ये विश्वास कि मैंने इनको बता दिया अब ये होगा। वो विश्वास जनरेट करना पड़ता है, वो आप लिखा कहीं नहीं, हम ऐसे खड़े होंगे तो जो विश्वास आ जाएगा, ये नहीं है। हमें अपने एक्शन से और अपने इंडिविजुअल एक्शन से भी और ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन से भी प्रूव करना होगा कि वो हम पर विश्वास कर सकते हैं। जैसे ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन के इंडिसेस हैं, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर किया जाता है। तो वेरी हाई रेस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स इज वेरी वेरी foremost, particularly category of you who will directly deal with the customers. So all of these flow from where? ये जितनी चीजें हमने बताई ऐसी और भी हो सकती है, 20 और लिस्ट हो सकती है। मैंने कुछ जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको लिखी है जो मुझे ठीक लगती हैं। ऑल ऑफ दीज फ्लो फ्रॉम एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज इन द प्रोफेशन। ये कहाँ से आती हैं? ये सिर्फ एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज से। अब आपको समझ में आएगा कि इसके बगैर मेरा सर्वाइवल नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी मेरा सोल्यूशन नहीं है, मुझे कुछ और करके देना है। सिर्फ टेक्नोलॉजी से तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। मैं एमटेक पास कर सकता हूँ, ग्रेजुएशन पास कर सकता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज का। लेकिन नाउ यू आर इन अ वर्क फील्ड। अब यहाँ एग्जाम नहीं है जिसमें आप कहेंगे मैंने तो 90% स्कोर तो मैं फर्स्ट, ये नहीं, ये तो है ही नहीं। So all of these flow from ethics and moral values in the profession. What is ethics? Ethics concerns an individual's judgment about right and wrong. मैं आपको नहीं बता सकता सही गलत क्या है, ये आपका इंडिविजुअल का जजमेंट है, what is right and what is wrong. That is ethics. What do you think is right or wrong? मुझे अपनी जिस फैमिली से मैं आया हूं उस फैमिली की मुझे हेल्प करनी है, ये मेरा राइट डिसीजन है, ये मेरा एथिक्स है, इसके लिए मैं कुछ भी करूं। Am I right? कोई आपको बता थोड़ी सकता। मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूंगा, मैं बूढ़े लोगों के लिए कुछ कर दूंगा, बच्चों का ध्यान रखूंगा, लेडीज का ध्यान रखूंगा, ये सब मेरे एथिक्स है। दिस राइट एंड रॉन्ग जजमेंट इज योर्स। जो लोग गलत काम करते हैं वो इसी को नहीं देखते बस कि हमारा राइट और रॉन्ग का जजमेंट का हमें क्लियर ही नहीं है, हम कर ही नहीं रहे एनालाइज, इससे हम गलत की तरफ बढ़ जाते हैं। डिसीजंस टेकन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन either by an individual or by a group or by the whole organization influences the culture of the organization. आप भी जो डिसीजन लेंगे, मैं इस चीज़ को एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि कल्चर इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप, कल्चर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी वन, ईच वन ऑफ अस। जैसे हम डिसीजन लेंगे चाहे एज ए इंडिविजुअल चाहे एज ए ग्रुप या पूरी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिवली, दैट विल अल्टीमेटली ब्रिंग आवर कल्चर। वो हमको ध्यान रखना है। आपको इससे ये भी समझ में आएगा मेरी बातों से कि अब मैं इंडिविजुअल से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा हूं। अब आप इंडिविजुअल नहीं, अब आप एक टीम है। ये जो पूरी टीम अगर इधर बैठी है जिसको पूरा वर्क असाइंड है, उसमें कुछ एमटेक हैं, कुछ ग्रेजुएट्स हैं, कुछ डिप्लोमा होल्डर हैं, या तो सब पास हो जाएंगे या सब फेल हो जाएंगे, एक ही बोट में है। अब वहां ये नहीं है कि एमटेक वाला पास हो जाएगा और डिप्लोमा होल्डर वाला फेल हो जाएगा, ये पूरी टीम है। अब आपको समझना होगा कि हम एक टीम है और उस टीम के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा सब नॉलेज में बराबर है, नॉलेज में जिसके पास एमटेक है वो सर्टेनली बेटर क्वालिफाइड। तो जो चीज़ का सॉल्यूशन मेरी टीम में मेरा डिप्लोमा होल्डर कोलीग नहीं कर पा रहा है, उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा, मैं बताऊंगा ऐसे भी पॉसिबल है। लेकिन अगेन इट इज ए एक्टिविटी। फिर जब एक बार पॉसिबल डिसाइड हो जाएगा तो फुल कलेक्टिव ग्रुप विल हैव टू परफॉर्म,
फिर ऐसा नहीं होगा मैं परफॉर्म करूंगा निकल जाऊंगा वो सब रह जाएंगे ना, वो सब एज ए ग्रुप मूव करेंगे। आपने देखा होगा जब आप ट्रेनिंग सेंटर में घुसे उस वाले में जब जाते हैं DCC में, तो देयर इज अ बिग वॉल पे जिसमें लोग क्राफ्ट उस पे चल रहे हैं, राफ्ट पे चल रहे हैं, एक साथ कलेक्टिव ग्रुप। बहुत सुंदर फोटोग्राफ मैंने ढूंढा था, हमसे रिलेटेड नहीं है, बट वो राफ्ट पे लोग हैं, एक साथ चलाएंगे तो निकल जाएंगे दरिया से, और अगर नहीं चलाएंगे तो डूब जाएंगे सब। आप एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। तो अब आप इंडिविजुअल से टीम की तरफ आ रहे हैं। एथिकल बिहेवियर इज द बिगेस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू बी एथिकल इन योर वर्किंग। दैट इज द बिगेस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कॉर्पोरेट की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी अपार्ट फ्रॉम हिज ओन वर्क। लेकिन इफ यू आर एथिकल, दैट इज द बिगेस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू मी। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ टाटास। कोई गलत बोलता है? नहीं। चाहे वो होटल बनाएं, चाहे वो एयरलाइंस बनाएं, चाहे वो कॉफी बेचें, हर जगह वो एक डिफरेंट स्टाइल में खड़े। नॉट ओनली माई कंट्री, वर्ल्ड ओवर टाटास आर रिकॉग्नाइज्ड। दैट इज देयर एथिक्स इन द बिजनेस। देयर इज एथिक्स इन द बिजनेस। जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं रात दिन। उसमें भी लोग आते हैं, लेकिन उसी सिस्टम में इम्बाइब होते जाते हैं और वैसा ही काम करने लगते हैं जो उनकी फिलॉसफी है। एंड दिस एथिकल बिहेवियर ब्रिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स टू द बिजनेस। सिग्निफिकेंट, जिसका आप सोच ही नहीं सकते। जिस बिजनेस, अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट इज अ बिजनेस, मेट्रो इज अ बिजनेस। अगर उस बिजनेस में हमें परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो एथिकल बिहेवियर रखना ही होगा। मैं कुछ कहूँ उसको आप विश्वास कर लें, आप कुछ कहें मैं उस पर ध्यान दूँ, मैं हर वो काम करूँ जो आपके हित में है, आप वो हर चीज़ का पार्ट बनते चले जाएं जो मैं ऑर्गेनाइजेशन के हित में है। जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा चेंज। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस ग्रुप इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। क्या लखनऊ मेट्रो में है? क्यों नहीं है? वही तो लोग हैं। मैंने लोगों पे पेनाल्टी नहीं लगाई है, और यू बी सरप्राइज, एक भी पेनाल्टी नहीं लगाई आज तक कि पान खा के आपने थूका इसकी पेनाल्टी लगी। नो, डायरेक्टर ऑपरेशन में सेटिंग है। सिर्फ एक विश्वास कि ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। जब मैं आया था तो हर आदमी मुझसे कहता था कि सर आप ये मेट्रो जब बनाएंगे देखिएगा लोग यहाँ तो थूकते हैं। कोई बात नहीं थूकेंगे। वो विश्वास, वही जनता मेरे पास आती है, एकदम डिफरेंट बिहेव करती है, वही बाहर जाती है फिर गड़बड़ करता है। तो उसमें जनता की गलती है या उन लोगों की गलती है जो दूसरी साइड में बैठे हैं, जो उन ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहे हैं। लेकिन आप लखनऊ मेट्रो में जाइए, आपकी सब चीज़ वापस हो जाती है। वही लोग हैं, वही सब काम करने वाले हैं। आप भी उत्तर प्रदेश के हैं और आसपास के एडजॉइनिंग रीजन्स के हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा उत्तर प्रदेश खराब है, मतलब जिन स्टेट्स के हमने नाम लिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब हम है तो एक ही से। लेकिन जैसे ही हम इस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं हम चेंज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड ब्रिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स टू द बिजनेस। नाउ पीपल हैव अ फेथ ऑन लखनऊ मेट्रो। वो गंदा नहीं करते अपने आप गंदा करें देखिए आपको रोक देगा। सो रेपुटेशन, जैसे आदमी की रेपुटेशन ओवर द लाइफ बिल्ड होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। प्लीज, जवान जो बॉर्डर पे लड़ता है वो सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए लड़ता है, अपनी मिलिट्री के लिए लड़ता है, अपने देश के लिए लड़ता है। वो दिखता कहीं नहीं है। हमें नहीं मालूम हमारी देश कौन है, क्या मालूम देश क्या है, क्या पता आपको। जो बाउंड्रीज है वही देश है। तो कल को अगर बाउंड्री चेंज हो जाएंगी तो देश भी चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, या बाउंड्रीज बढ़ जाएंगी तो फिर भी देश चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ लैंड बाउंड्री तो देश नहीं, देश कुछ और है। सो रेपुटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट। जैसे आपकी अपनी लाइफ में आपकी रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेपुटेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एफर्ट टू बिल्ड। सबसे डिफिकल्ट एफर्ट है ये बिल्ड करना, एंड शुड नॉट बी लॉस्ट एट एनी कॉस्ट। यू हैव बिल्ड ओवर द लाइफ। वेरी क्लियर एग्जाम्पल, जब आप पढ़ते थे या इंजीनियरिंग कर रहे थे, आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं। आपके लोग आपके साथ वाले फिल्म देख रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, वैसे घूम रहे हैं, आपने वो सब छोड़ा है।
बिकॉज यू वॉन्टेड टू राइज, आप एक चीज को प्राप्त करना चाहते थे। अब आपकी एक वो रेपुटेशन बन गई कि ये आदमी जो है उन सब चीज को छोड़ देगा अगर इसको काम के लिए सब कुछ करने को तैयार है और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इसे। यही तो रेपुटेशन बनाई, तभी तुम पढ़ के यहाँ आया। यही रेपुटेशन बनाई, तभी तो मैं सिलेक्ट होकर यहाँ आ गया। तो वो तो आपके अंदर इनबिल्ट है। ये आपने रेपुटेशन ओवर द पीरियड अपनी बनाई है। आपके पेरेंट्स से अगर पूछे तो कहेंगे कि हमारा बेटा या बेटी बहुत हार्ड वर्किंग है, उसको तो और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ काम चाहिए, आगे जाना है। ये रेपुटेशन आपने बनाई है ना, चाहे अपने पेरेंट्स के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के बीच में। उसको ऐसे कैसे खो दें? सेम इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रेपुटेशन बनाई है, उसको खोना नहीं है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि बहुत मेहनत से ये रेपुटेशन बनी है। बहुत सारी चीज़ों को छोड़ने का, जो हमको इंटरेस्ट करती थी, जो हम कर सकते थे, हमने नहीं किया है। हमने सिर्फ वो किया है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हित में है। आई होप आई एम क्लियर। ऐसे ही आपको समझ में आना है कि ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड एंड टू सस्टेन ऑल्सो। उसको लगातार सस्टेन करना है, मिस नहीं होने देना है। मेंटेनिंग द प्रोमिसेस that are made in running a business is most crucial in maintaining the reputation of an organization. जो प्रॉमिस आपने किया है उसको at any cost has to be maintained. मैंने ये प्रॉमिस किया है कि मैंने एक वर्ल्ड क्लास गुड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट टू द सिटी ऑफ लखनऊ, पीपल ऑफ लखनऊ, उसके लिए मुझे सब करना है। दिस इज द ओनली वन प्रॉमिस टू द सिटी। तो क्लीन भी होना है, उसमें लेडीज़ का भी ध्यान रखना है, वो बहुत एफिशिएंटली चलना है, एकदम टाइमली चलना है। आई शुड बी वेल ड्रेस, कोई आए किसी की प्रॉब्लम में मैं उसे हैंडल करूं। ये आपका एम है। तो आपकी रेपुटेशन जो है ना, वो मेंटेनिंग द प्रोमिसेस टू द पीपल विल बिल्ड योर रेपुटेशन ग्रेजुअली ग्रेजुअली ग्रेजुअली। फिर आपको लोग बड़ा मानते हैं, फिर आपको लोग अच्छा कहने लगते हैं। Engineering, which I said in the beginning, engineer is an important and learned profession. I am very proud to be an engineer. You are also an engineer. You are much different than anybody else who is not an engineer. It is a very important and learned profession, जिसका हम part है. As members of this profession, we are expected to exhibit the highest standards of honesty and sincerity. ये हमसे expect किया जाता है as an engineer. ये आप ध्यान में रखिए अपने माइंड में। ये हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है एज एन इंजीनियर कि हम हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी को फॉलो करेंगे इन डिलीवरिंग आवर सर्विस टू द सोसाइटी। इंजीनियर देयरफॉर मस्ट परफॉर्म अंडर अ स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर दैट रिक्वायर्स एडहेरेंस टू द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ एथिकल कंडक्ट। एथिकल कंडक्ट इज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. This is the only definition of ethics. This is your own judgment, what is right and wrong. You understand? Judgment क्यों कहता हूं? क्योंकि सिनेरियोस चेंज हो सकते हैं. नॉर्मल कोर्स में मैं किसी को अंदर स्टेशन के अंदर हेल्प नहीं करता हूं लाने की, लेकिन सपोज देयर इज एन ओल्ड पर्सन, ओल्ड लेडी जो एस्केलेटर पे नहीं जा सकती, उनको इतना तो कर सकता हूँ, हाथ पकड़ के लिफ्ट से ऊपर ले आओ और गाड़ी में बैठा दो. दिस इज द राइट एंड रॉन्ग, दिस इज द ओनली एथिक्स. अब लिखा तो नहीं जा सकता कि अगर एजड लेडी आएंगी तो हम उनको करेंगे, अगर यंग लेडी आएंगी तो हमको नहीं करेंगे, कोई बच्चा आएगा तो हम ध्यान नहीं रखेंगे, बूढ़े आएंगे तो ध्यान रखेंगे. ये सब तो नहीं कह सकते. बच्चों में कोई 8 साल का बच्चा हो सकता है, बहुत प्रॉपर हो सकता है, कोई 12 साल का भी बच्चा हो सकता है, किसी छोटी जगह से आया, उसको समझ में ही नहीं आ रहा ये कहाँ आ गया. मैं आपको उनकी हेल्प करनी. सो वी मस्ट परफॉर्म आवर ड्यूटी विद द स्टैंडर्ड प्रोफेशनल बिहेवियर जो आपके दिमाग में है, जो आप सीखेंगे, एंड रिक्वायर्स एडहेरेंस टू द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ एथिकल बिहेवियर. दिस आई टोल्ड अर्लियर आल्सो कि एथिक्स ट्राइज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन योर माइंड. मैंने अभी तक आपको कुछ बताया नहीं है कि ये एथिक्स में ये सही और ये गलत है, लेकिन आपको जानना है आपको क्या सही क्या है, गलत क्या है. रिमेंबर, when the law fails, अगर लॉ ही फेल हो जाए, हमें लगता है नहीं होगा, होता है. It is the ethics that keep the organization on the right path towards the society and the environment. You'll be surprised. Tata Hotels, all Taj Hotels,
they have not laid down a single staff. Whole of COVID. When I met recently Tata's people, so surprising. प्राइवेट कंपनीज ने, होटल्स ने अपने स्टाफ को ले डाउन कर दिया, जब होगी तो फिर आ जाना, वो लोग बिना तनख्वाह के घर बैठे 15%, 30% स्टाफ पे काम कर रहे हैं। टाटाज ने एक भी स्टाफ को ले डाउन नहीं किया, उनकी सैलरी कट डाउन कर ली है 60%। उनसे कहा देखो हम इस सिचुएशन में हैं, आप 60% सैलरी पे हमारे साथ काम करते हो, एंड यू बी सरप्राइज्ड ऑल द स्टाफ आर वर्किंग विद टाटा, नॉट अ सिंगल पर्सन हैज लेफ्ट, दे आर ऑल देयर as an organization and the employees. See the belief, how at what level they are. So when the law fails, it is the only ethical behavior which will keep you floating. So as soon as this market opens, again Tata is with the same trained staff, same people, जिनकी सैलरीज फिर 40% दोबारा रिस्टोर हो जाएंगी, बजाय से कि उन लोगों ने जिन्होंने छोड़ दिया, जिनको छोड़ दिया वो आपका ट्रेंड स्टाफ था, कहीं और ज्वाइन कर लिएगा, किसी और होटल में ज्वाइन कर लेगा, कुछ तो कर ही रहा होगा, फिर वो कैसे छोड़ेगा, फिर आप एक नए बच्चे को ले आएंगे, उसको सिखाते रहेंगे, आपका कल्चर कहाँ गया, खो गया। So it is very necessary that when law fails, only ethical behavior conduct will take to ahead. So maintain it. Being fair, honest and ethical. तीनों शब्द बहुत सही हैं। ऑनेस्ट मीन्स जो मैंने आपको कहा सिंसियरिटी, एंड बीइंग फेयर मतलब राइट और राइट, हम वो काम करेंगे सामने वाले के जो हित में है। मेरा आज चला गया, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे को हर वो काम करना है जो सामने कस्टमर है या लोग हैं या जिन सोसाइटी से हम इंटरेक्ट हो उसके हित में जो है वो मैं करूँगा। And ethical, which I already have told, is one of the basic human needs. ये हम सब चाहते हैं अपने आप से, हम भी तो यही चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ बिहेवियर हो फेयर हो, जो भी हो वो हमारे साथ ऑनेस्ट हो, जो भी हो वो एथिकल हो। जब हम खुद अपने लिए चाह रहे हैं तो जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वो भी तो हमसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम गलत कैसे कर सकते हैं? Every one of us as a member of the organization need to be such himself. उसे अपने आप ऐसा होना पड़ेगा that he is fair, honest and ethical, and to work for the organization in a fair and ethical manner. जब खुद हो जाएंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वैसे ही काम करेंगे। Creating credibility of the organization among the people is the foremost for continuing success. This is exactly the same thing which I said earlier. एक आप अपनी reputation बनाएंगे which is creating credibility of the organization and is among the people in the foremost in continuing process. जो आपको बनानी है और फिर उसको लगातार मेंटेन करनी है, एक दिन नहीं छोड़ना है। क्योंकि रेपुटेशन का ये भी आपको बता दूं कि जो बनाने में लगेंगे ईयर्स, कोलैप्स वन मोमेंट इट कोलैप्सेस। फिर आप उतना टाइम बिल्ड करेंगे या बिल्ड करेंगे भी कि नहीं कर पाएंगे ये भी नहीं मालूम, क्योंकि अब एक निगेटिविटी इन द सोसाइटी है आपके बारे में, उसको कैसे बिल्ड कर लेंगे? That's what I say, it is not to be lost at any cost. आप रिस्क नहीं ले सकते कि मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की या मेरी। जो सब मैंने आपको बोला, ऑर्गेनाइजेशंस those are believed to be driven by moral values is respected in the society even by those who do not know what that organization does. टाटा नहीं पता, लेकिन टाटा is a good organization. Very right. There are many organizations, very big business groups in this country, जिनके बारे में आप ये कह नहीं पाएंगे। वो भी बहुत बड़े हैं, टाटा से भी बड़े होंगे, लेकिन उनके बारे में ये नहीं कह सकते यार वो एथिकल है, ये नहीं कह पाएंगे वो फेयर है, वो ऑनेस्ट हैं। अगर आपको ऑप्शन मिलेगा इन दो ऑर्गेनाइजेशन में से किसको ज्वाइन करने का, तो इनवेरिएबली यू विल रश टुवर्ड्स टाटा। जो लोग उनके कल्चर के लोग हैं वो उधर चले जाएंगे। जहां लोगों का इंडिविजुअल गेन सामने आ जाता है, सोसाइटी पीछे रह जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं होती और वो सस्टेन नहीं कर पाती है। मर्सिडीज
German company, car, everybody knows, highest class in Mercedes. उनके CEO, Chief Executive Officer, retired after 40 years of service in Mercedes. पूरी जिंदगी वो मर्सिडीज की कार्स में चले. जब वो रिटायर हुए तो कंपनी ने उनको जो कार गिफ्ट किया वो BMW है, which is another competitor, again same country, world class car. See the moral values at what level. कंपनी ये भी रिकॉग्नाइज कर रही है कि वो कंपोनेंट जो हमारा अपोनेंट है वो हमारे जैसा ही है, बराबर का है. सर आज तक आपने ये चलाई, नाउ यू मूव इन BMW. सो वंस ही मूव्स आउट ऑफ द रिटायरमेंट, ही मूव्स इन अ BMW कार फॉर द फर्स्ट टाइम इन 40 इयर्स. सोचिए आप किस लेवल पे हैं. आप अपने अपोनेंट की तो खुशी भी नहीं बर्दाश्त कर पाते, उसकी सक्सेस नहीं बर्दाश्त कर पाते. यहाँ हम ये रिकॉग्निशन कि हम बहुत बढ़िया हैं, लेकिन हम सर आज आपको ये देंगे, ये भी इक्वली गुड है. ये रियलाइज करना बहुत बड़ी बात है. फिर आप उसके कंपटीशन में खड़े हैं, तो अब जब तक आप ये रियलाइज करते हैं सामने वाला जो है वो बहुत सक्सेसफुल है, हमारे बराबर इक्वलेंट है, तब आप फाइट करते हैं क्योंकि मुझे और इंप्रूव करना है. दैट इज ए पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग. निगेटिव इज दिस कि हम उसके अगेंस्ट काम करते हैं, उसकी फैक्ट्री जला दें या उसके बारे में उल्टा बोलें. दिस इज नेगेटिविटी. पॉजिटिविटी ये है कि हम ये सोचें कि वो इक्वली गाइज, हम भी समझें वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों हमें भी कंपटीशन होकर आ गए. सेम कंट्री, बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. ऑल दिस जापानीज कार्स दे आर गुड, बट नो रिप्लेसमेंट फॉर मर्सिडीज एंड BMW, कॉस्टलीस्ट व्हीकल्स. उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम अच्छा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना एक बना रखा है, एक मॉरल वे ऑफ वर्किंग, एथिकल वे ऑफ वर्किंग, जिससे उनकी एक रेपुटेशन है. उनको सब लोग अच्छा बोलते हैं. इवन दोज हु हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग एंड द बिजनेस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता ही नहीं वो करता क्या है, लेकिन हम उसे कहते हैं बहुत अच्छा है. आई गिव यू एन एग्जांपल. इन्फोसिस, हम में से कितनों को पता है, आप में शायद कुछ को पता भी हो, जिसने कहीं सुना हो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता. वो करते क्या, ये मालूम है कि वो बहुत बड़ी IT कंपनी है. क्या करती है, किस बिजनेस में, मुझे मालूम ही नहीं है, लेकिन एवरीबडी स्पीक्स वेरी गुड अबाउट इन्फोसिस. उनके जो फाउंडर थे, ही इज लव्ड बाय एवरीवन. किस लेवल पे है वो? Company is loved by so many people. Infosys is everywhere, world over. क्या करते हैं हमें नहीं मालूम है, लेकिन everybody speaks good about them. For example, is perceived as an organization of good corporate governance and social responsibility initiatives. उन्होंने IT को एक डिफरेंट लेवल पे ले गए. मालूम हमें भी नहीं है, आपको भी नहीं पता है IT में क्या कर रहे हैं वो, हमें नहीं मालूम. बहुत कुछ कर रहे हैं, मालूम नहीं है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन. नॉट ओनली मी, एवरी वन ऑफ यू. किसी पूछो इन्फोसिस, तो हाँ ठीक है वहां जाइए, वो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन. दिस परसेप्शन इज हेल्ड फार एंड वाइड इवन विद दोज हु डू नॉट इवन नो व्हाट द बिजनेस इज ऑर्गेनाइजेशन इनटू. आपके पेरेंट्स से भी पूछे इन्फोसिस, कहेंगे हाँ इन्फोसिस बहुत अच्छी कंपनी, उसे ज्वाइन कर लो. क्या करते हैं हमें नहीं मालूम. Who do not have any clue in what business those organizations are, even those people praise those organizations. So now you understand how much is the reputation, how much does it cost. Tremendous. अगर इकोनॉमिक टर्म्स में बोलूं तो रेपुटेशन से आप एक अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट करते हैं, एक ब्रांड क्रिएट होता है और उस ब्रांड को आप सेल करते हैं. आपको अभी नहीं समझ में आएगा ये चीज. ब्रांड सेल होता है, उसकी वैल्यू होती है. देयर आर मेनी ब्रांड्स व्हिच आर सोल्ड. उनका ब्रांड नेम बिकता है, वो रेपुटेशन से उन्होंने अपना ब्रांड बनाया. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर मैं कार एसेसरीज की एक कंपनी बनाऊं छोटी सी और कहूं कि ये कार एसेसरीज जो है वो BMW को सप्लाई करती है, मेरी उस कंपनी में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि सर वी आर द सप्लायर्स ऑफ द वर्ल्ड क्लास कंपोनेंट्स टू BMW इन जर्मनी. आपकी कंपनी ऐसी ऊपर जानी शुरू हो जाती है, तो आपको क्या मिला? BMW की ब्रांड इमेज का फायदा मिला. आपका अपना कुछ नहीं था.
It is only BMW which is helping. So you'll be surprised when I talk about Lucknow Metro in 5-7 years. Now people feel Lucknow Metro is a brand. They want to get associated with us. वो हमारे यहाँ बुक फेयर करना चाहते हैं, वो हमारे कल्चर प्रोग्राम करना चाहते हैं, वो हमारे टॉक्स में बुलाते हैं हमको. ये हमारा ब्रांड है विच इज गेटिंग बिल्ट अप. एक दिन हो सकता है आप इस ब्रांड को सेल करना शुरू करें. तो सपोज जो मेरा आइडिया था नहीं कर पाया, लेकिन आई वांटेड टू यूज माय ओन बेवरेजेस जो लखनऊ मेट्रो के होंगे. मेरी कॉफ़ी, मेरी वाटर, मेरे स्टेशन पे 100% लखनऊ मेट्रो कॉफ़ी एंड लखनऊ मेट्रो वाटर. जो मार्केट से अगर 5% कम पे भी दूंगा तो सब लोग उसी को लेंगे. मेरी तो कैप्टिव राइडरशिप है. जो लोग मेरे सिस्टम में आ रहे हैं वो मेरे को यूज़ करेंगे. तो डोमिनोज बेच पाएगा या मेट्रो बेच पाएगा, या डोमिनोज में ज्वाइन हैंड्स विद मेट्रो एंड सेट अप देयर ओन पिज़्ज़ा एट एवरी स्टेशन or prominent stations. So your brand is selling, your reputation is selling. Barack Obama, when he retired as a president, no, millions तो उनको सिर्फ अपने लेक्चर से मिल रहे हैं. जो लेक्चर दे रहे हैं वो ब्रांड ही तो है. अगर एक कॉन्फ्रेंस में बराक ओबामा इज कमिंग, यू थिंक अबाउट हाउ मेनी पीपल विल कम एंड लिसन टू हिम. वो सब कंट्रीब्यूट करने को तैयार है. ब्रांड इज बीइंग सोल्ड विच इज बराक ओबामा. हम सोचते हैं हम ऊपर कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो सब हमारी सुनेंगे. कोई नहीं सुनता. लोग आपको सुनते हैं. आप क्या, कुर्सी इज ए प्लेस, उस पर कोई आज बैठा है, उस पर कल कोई और बैठेगा, लेकिन उसी में से एक आदमी जाना जाता है, उसी में से बाकी लोग नहीं जाने जाते. हमारे यहाँ इतने प्रेसिडेंट हुए, कितने लोग प्रेसिडेंट्स को लोग उतना जानते हैं जितना एपीजे कलाम साहब को जानते हैं. एपीजे कलाम को इवन प्रेसिडेंट के बाद भी लोग सुनना चाहते हैं, बच्चे भी सुनना चाहते हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन सुनना चाहते हैं. वो ब्रांड है, वो अपने आप में एक ब्रांड बन गया. ऐसे ही हमको लखनऊ मेट्रो की इमेज बनानी है, अपनी रेपुटेशन बनानी है, एक ब्रांड एस्टेब्लिश करना है जिससे लोग जुड़ना चाहेंगे. तो आप डोमिनोज आपके स्टेशन पे कॉफ़ी भी खोलेगा या पिज़्ज़ा भी खोलेगा और आपको पैसे भी देगा. आप कुछ नहीं कर रहे, वही मैनेज करेगा, पैसे आपको देगा, क्योंकि उसका नाम हो गया, वो इससे जुड़ा हुआ है. हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज टू क्रिएट योर इमेज इन द सोसाइटी. अभी आप निकल के जब थोड़े दिन में काम करेंगे, जैसे ही आप जाएंगे आप देखेंगे लोग आपको, जैसे आप कहते हैं मैं लखनऊ मेट्रो से, तो आपको कहते हैं अच्छा बहुत अच्छा. जानता नहीं अभी अब करते क्या, आप इंजीनियर हैं, आप ट्रेन ऑपरेटर हैं, आप स्टेशन कंट्रोलर हैं, आप क्या हैं नहीं मालूम, लेकिन इमेज है. वो इमेज ओवर द लाइफ बिल्ड करनी पड़ती है. हम लोगों ने जो पिछले 7 साल में बहुत मेहनत से बिल्ड की. व्हाट इज मॉरल वैल्यूज? मॉरल वैल्यूज एक्चुअली लीड यू टू द एथिक्स, और कुछ नहीं. ओनली मॉरल वैल्यूज विल लीड यू टू द एथिक्स. फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द मॉरल वैल्यूज, जेनरोसिटी. अगेन फ्यू एग्जाम्पल्स. जेनरोसिटी इज व्हाट? विलिंगनेस टू गिव रिसोर्सेज एंड हेल्प एंड टाइम टू अदर्स. ये जेनरोसिटी है. आप अपने में से कुछ निकाल के दूसरे को देने को तैयार हैं. दिस इज जेनरोसिटी. चाहे वो टाइम हो, चाहे मेरा रिसोर्स हो. ऑनेस्टी है, जो मैंने पहले बोला, ये भी एक मॉरल वैल्यू है. देयर आर पीपल हु आर ऑनेस्ट. वो गलत नहीं करते हैं. जैसे आप मेरे से अगर पूछे तो मैं झूठ नहीं बोलता, मतलब नहीं बोलता. चाहे कोई कितना ही नाराज हो, मैं झूठ नहीं बोलता. नहीं आ पाया कोई बात नहीं, इसलिए नहीं आ पाया, बात खत्म. 10 झूठ बोलना, फिर उसके लिए झूठ बोलना, फिर उसके लिए झूठ बोलना, कभी खत्म ही नहीं होता. इंटीग्रिटी, अगेन द सेम वर्ड्स आर कमिंग अगेन एंड अगेन. स्टिकिंग टू योर मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स, दिस इज इंटीग्रिटी. जो आपने सोचा है, जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आप कुछ करेंगे एथिक्स, उसके लिए उसको स्टिक करना, दिस इज माई इंटीग्रिटी एट एनी कॉस्ट. लड़ाई में मैं पीछे नहीं हटूंगा बॉर्डर में, और चाहे जान चली जाए लेकिन दुश्मन को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ के नहीं जाऊंगा बॉर्डर. दिस इज माई इंटीग्रिटी. मिलेगा कुछ नहीं, मारे भाग भी जाता तो जीत थोड़ी जाती है, और मरने के बाद भी जीत नहीं पाए. लेकिन देयर वाज समथिंग इनसाइड मी व्हिच डिड नॉट अलाउ मी टू गो बैक. इट आस्क्ड मी टू ले डाउन माय लाइफ, बट आई वांट टू बी अ प्राउड पर्सन. Kindness. These are few words which I have said. You have to be kind, be considerate, and treating others well. Kindness is only this: being considerate and treating others well.
उनके बारे में, उनकी प्रॉब्लम को समझ ले, उनके लिए ठीक से काम करे, बस यही काइंडनेस, और कुछ नहीं। ए पर्सन हु नोज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, पहले मैंने आपको बताया एथिक्स इज द जजमेंट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग विच इज यू। बट ए पर्सन हु नोज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि राइट एंड रॉन्ग तो ढूंढ लिया, ये तो मेरा एथिक्स हो गया, लेकिन आई शुड ऑल्सो नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एंड ही चूजेस द राइट थिंग, ही इज ओनली मॉरल। सो एथिक्स इज judgment of right and wrong. Moral person is that who knows what is right and wrong, and then he chooses right. It doesn't mean that he is right and wrong and he chooses wrong. Then he is not morally correct. So he should know what is right and wrong, and then he should choose right. That is the moral person. A person whose morality is reflected in his willingness to do the right thing. Again, the same thing said in a different way. A person whose morality is reflected in his willingness to do the thing in a right manner or right thing, even if it is hard or dangerous at that moment, is ethical. Ethics and moral values are so linked together. Ethics is judgment of right and wrong. Moral value means you should know what is right and wrong, and then I should choose right. A person who selects right after judgment of right and wrong, he is only ethical. So, towards end, if I define ethics and moral values, ethics are moral values in action. सोच में नहीं है, जब मैं एक्शन में लेके आऊंगा तब वो मॉरल वैल्यूज को लेके एक्शन में आऊंगा तो वो एथिक्स बन जाएंगे, वो हमारा बिजनेस का काम करने का तरीका बन जाएगा। हम ऐसे ही काम करेंगे बिकॉज हम जानते हैं व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है अपने कस्टमर्स के लिए, और हम वही करेंगे जो हमारे कस्टमर के हित में है, बस दैट्स ऑल। बाकी सब चीज सेकेंडरी। वी नीड टू फॉलो इट फॉर द सक्सेस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड आवरसेल्व्स। इससे कोई बचने का तरीका नहीं है। यू हैव टू फॉलो एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज इन योर प्रोफेशन फॉर योरसेल्फ एज वेल एज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। जिज्ञासा जो है वही आपको आगे लेके जाएगी। अगर जिज्ञासा ही नहीं है तो आगे कहाँ है? इस चीज को जानने की अगर इच्छा ही नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? मैं भी इंजीनियर हूँ आपकी तरफ, ये सब तो बाद में करने लगा हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते करते, बट ओवर द पीरियड ये दिमाग में थी, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे, जिस दिन मौका मिला वो सब इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। सारी जिंदगी करते रहे उसको अपने स्कोप ऑफ वर्क में, लेकिन फिर एक सिचुएशन ये आई कि जब आप मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी बनते हैं, फिर आप उस कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं। वी स्टार्टेड विद 3 पर्सन 7 years बैक, अभी 17 तारीख को पूरे 7 साल हो जाएंगे, एंड आई विल बी लीविंग। तो आप सोचिए 7 साल में आप कहां से कहां खड़ा कर लाए। सिर्फ एक डिटर्मिनेशन, एक मन कि हम लोगों को ट्रेन करेंगे, लेकिन हिम्मत थी, मन था कि हम अपनी टीम को ट्रेन करेंगे। आज उसका सारा रिजल्ट हमारे सामने है। वो एक टीम बनती चली गई जो पूरी ट्रेन्ड है, जो डिवोटेड है टू द सोसाइटी और काम कर रही है। एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हम सोचते हैं टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी का मे बी ओवर द पीरियड 37 years ऑफ माई सर्विस नो आई हैव ग्रेजुअली रियलाइजिंग कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लियोनार्डो दा विंसी जो इतना बड़ा पेंटर भी था, he was a mathematician also, he was a sculpturist also. You'll be surprised, जो पैराशूट है जो गिरता है आज की डेट में एयर से, वो उसने मैथमेटिकली एक डायमेंशन दिए थे, एक प्रोपोर्शन दिए थे आज से 500 साल पहले। आज की डेट में भी जो पैराशूट है वो उसी डायमेंशन एंड प्रोपोर्शन पे है, वर्ड ओवर। सोचिए आप, मैथमेटिक्स एट व्हाट लेवल, ही वाज नॉट ए मैथमेटिशियन एट ऑल। राजा जयसिंह जिन्होंने जंतर मंतर बनाया, सारी क्लॉक्स हैं, मैथमेटिशियन थोड़े ही थे, लेकिन समझा और कर दिया। तो आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको नहीं आता था। ये तो हमने उसको कहा प्रोफेशनली हम ट्रेन करेंगे, ऐसा करेंगे। रतन टाटा इज नॉट एन IIM अहमदाबाद ग्रेजुएट, नॉट एट ऑल। वेयर इज ही? व्हाट डू आई नो अबाउट मैनेजमेंट? नथिंग।
ही नोज एवरीथिंग। तो सिर्फ आदमी का सिर्फ मेंटल मेकअप था कि मुझे वहां जाना है, तो वहां पहुंच गया। मैं सारी एजुकेशन के बाद भी अगर मेंटल मेकअप नहीं रखूंगा तो नहीं जा पाऊंगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आपके पास अपनी टेक्निकल बैकग्राउंड है, लेकिन अब कुछ और चाहिए। वो और ये सब है जिसमें आपको आगे आना पड़ेगा। आपको शायद बुरा लगेगा सुनने में, बट यूरोपियन वर्ल्ड में, पर्टिकुलरली इन इंग्लैंड, अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हैं, किसी क्लब में बैठे हैं और आप टेक्नोलॉजी पे बात करें तो लोग समझते हैं ये सेकेंड ग्रेड सिटीजन है, इससे आता नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री, इफ यू टॉक अबाउट आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, वो आपको ऊपर ले जाते हैं। आपको एकदम रिकॉग्निशन डिफरेंट है। हमारे देश में हम कहते हैं इनका कोई मतलब नहीं है, इंजीनियरिंग ऊपर है, तो कहते नहीं ये पीछे है, वो ऊपर है। ऐसा नहीं वो बैकवर्ड है। उसके बाद भी जो ऑस्ट्राजेनिका जो मेडिसिन बनती है आप तो कर भी नहीं पाए। आपने सारी जिंदगी टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया है। रीजन सिर्फ ये है कि हमने उन अच्छी चीजों को प्रमोट करना बंद कर दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट थी सोसाइटी के लिए। अगर हम ऐसे सोचे तो हमें समझ में आता है सिर्फ आदमी की विल पावर है जो उसको ऊपर ले जाएगी, राइट थिंकिंग है जो उसको ऊपर ले जाएगी। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको सपोर्ट करने के लिए। आप सोचते हैं यही मेरा एसेट है, तो गलत है। ये आपका एक एसेट का पार्ट है, बट आपका एसेट कुछ और भी है। जो अच्छा होगा वो ऊपर जाएगा, जो अच्छा नहीं होगा वो पिछड़ जाएगा। दिस इज अ सोसाइटी, दैट्स हाउ द वर्ल्ड ग्रोज। जो लोग अच्छे हैं वो ऊपर जाते हैं, जो लोग गलत रास्तों पे तो पीछे ही रह जाते हैं। That's how the world is growing in spite of all bad things also. It is growing. आपको उन चीजों को ध्यान रखना है। Any questions? Please let me know. चलिए, कोई बात नहीं। Thank you.